गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री क्लास में काफ़ी से स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने पदवार संकुल निर्माण, पदवार स्थायित्व स्थिरांक और समग्र स्थायित्व स्थिरांक के बीच में रिलेशंस पढ़ा था। कि देखा था कि जो समग्र स्थायित्व स्थिरांक हैं वो पदवार स्थायित्व स्थिरांक अर्थात समग्र स्थायित्व स्थिरांक के बराबर होता है। ठीक है, जिसमें अपन ने पदवार स्थायित्व स्थिरांक की बात की थी, एक एग्जाम्पल लेके एमएल की, जिसमें अपन ने K1 K2 K3 Kn तक वैल्यू निकाली थी। अब बाद में अपन ने समग्र स्थायित्व स्थिरांकों की बात की थी। तो समग्र स्थायित्व की वैल्यू अपन ने बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 और Bn तक निकाली थी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में रिलेशंस क्या था कि पदवार संकुल स्थायित्व स्थिरांकों का गुणनफल क्या कहलाता है, समग्र स्थायित्व स्थिरांक, अर्थात K1 बराबर हो जाता है बीटा 1 के। और अगर अपन वही बीटा 2 की बात करें तो बीटा 2 की जो वैल्यू थी किसके बराबर होगी, K1 इंटू K2 के। ठीक है, और अगर अपन बीटा 3 की बात करें, बीटा 3 समग्र स्थायित्व की बात करें तो बीटा 3 की समग्र स्थायित्व की वैल्यू किस किस के बराबर होगी, K1 इंटू K2 इंटू K3 की, अर्थात इन तीनों का जो गुणनफल होगा वो बीटा 3 के बराबर होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू Kn तक जो वैल्यू होगी वो बीटा n के बराबर होती है। उपयुक्त संबंध से स्पष्ट है कि समग्र स्थायित्व स्थिरांक Bn पदवार स्थायित्व स्थिरांक के गुणनफल के बराबर है। इस प्रकार किसी भी संकुल का स्थायित्व स्थिरांक Bn बहुत सारे पदवार स्थायित्व स्थिरांक से मिलकर बनता है, जो कि संकुल के ऊष्मागतिक स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। यह वस्तुतः निम्न कुल साम्य का साम्य स्थिरांक होता है। ठीक है, जैसे m+nl की बात करें तो अपन बीटा को लास्ट के कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, समग्र स्थायित्व स्थिरांकों को बीटा ml n/m और l की पावर n। कई बार स्थायित्व स्थिरांकों को उनके लघुगणक के रूप में भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपन लॉग लें इसका, ठीक है, तो लॉग के रूप में अगर अपन देखें तो दोनों लॉग ले लेते हैं इसका, तो Bn बराबर K1 K2 K1 इंटू K2 इंटू K3 Kn तक होती हैं। तो अगर अपन दोनों लॉग लें तो लॉग Bn बराबर क्या होगा, लॉग K1 प्लस log K2 प्लस log K3 डॉट 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 लास्ट लास्ट कितने तक होगा, Kn तक होगा। ठीक है, और माइनस log Bn क्या हो जाता है, माइनस log K1 माइनस log K2 माइनस log Ks तक, और log क्या K3 तक आ जाता है, लास्ट में कितना आता है, माइनस log Kn। ठीक है, चूंकि अपन जानते हैं कि माइनस log K क्या होता है, Pk के बराबर, या फिर log K क्या होता है, 1/Pk होता है। तो अपन यहाँ कैसे लिख सकते हैं इसको, Pbn। ठीक है, क्योंकि माइनस log K अर्थात माइनस log K किसके बराबर होता है, Pk के, और log K क्या होता है, 1/Pk। तो अपन Pbn बराबर P बीटा n बराबर Pk1 प्लस Pk2 प्लस Pk3 डॉट डॉट प्लस Pkn तक लिख सकते हैं। जिस प्रकार किसी विलयन के H प्लस आयनों की सांद्रता को pH द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे pH बराबर माइनस log H प्लस के अनुसार H प्लस आयनों की उच्च सांद्रता pH के निम्न मान को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक है, अगर अपन किसी भी सॉल्यूशन की pH निकालते हैं, अपन कैसे निकालते हैं, log pH से। ठीक है, मतलब pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कि H प्लस आयन कितने हैं उसके बेसिस के ऊपर अपन उस सॉल्यूशन की pH फाइंड आउट करते हैं। ठीक उसी प्रकार स्थायित्व स्थिरांक K व बीटा को Pk तथा P बीटा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहाँ Pk अथवा P बीटा का निम्न मान K तथा बीटा के उच्च मान को प्रदर्शित करता है, अतः संकुल का स्थायित्व अधिक होता है। ठीक है, ऐसे हेक्सा एमिनो निकल आयन NiNH3 का होल 6+2 के निर्माण को अपन log K6 का मान कितना है, -0.10 है, तथा log Ks का मान कितना है, इसका log K5 का मान कितना है, 0.60 है, जो प्रदर्शित करता है कि ऊष्मागतिक दृष्टि से यहाँ पर NiH2O NH3 का होल 5+2 आयन NiNH3 होल 6+2 की अपेक्षा क्या है, अधिक स्थायी है। ठीक है, अब यहाँ पर log K5 का मान दे रखा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर NH3 5 है इस वजह से, और जो NiNH3 होल 6 है वो कम स्टेबल है इसकी अपेक्षा। अतः बीटा का मान ज्ञात करने होने पर संकुल निर्माण में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की गणना भी ऊष्मागतिक संबंध द्वारा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपन समग्र स्थायित्व स्थिरांक ज्ञात कर लें, ठीक है, तो उसके जो थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप है उनके बीच में, ठीक है, थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप हैं
अपन उसको भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि बता रखा है कि मानक मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी, मानक मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन जी नॉट व साम्य स्थिरांक के बीच में संबंध देखें तो डेल्टा जी नॉट बराबर कितना होता है, -2.303 आर टी लॉग के, या साम्य अवस्था स्थिरांक के बराबर बी एन है। ठीक है, तो डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 आर टी लॉग बीटा एन है। ठीक है, के की वैल्यू बीटा एन रख दी अपन ने। ठीक है, तो चूंकि डेल्टा जी नॉट बराबर डेल एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट है। ठीक है, अगर अपन इसको लें बाहर, इसकी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर इस समीकरण एक में रखते हैं तो क्या होगा, डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट बराबर क्या होता है, -2.303 आर टी लॉग बीटा एन। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें लास्ट के अंदर वैल्यू और बीटा की वैल्यू अगर लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करें तो क्या होगा, -2.303 आर टी इसके नीचे चला जाता है डेल एच नॉट के। ठीक है, तो डेल एच नॉट अपॉन टी माइनस क्या आ जाता है, डेल एस नॉट। ठीक है, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन हम जानते हैं कि स्थायी संकुल्य के लिए बीटा का मान उच्च होता है। अपन ने पहले भी देखा था, जो स्टेबल होगा उसके बीटा की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। यह तभी संभव है जब डेल्टा एच का मान क्या हो, नेगेटिव हो, तथा एंट्रोपी क्या हो, पॉजिटिव हो। अपन ने बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी ये देखा था कि किसी भी प्रोडक्ट के स्टेबल होने की कंडीशंस क्या थी कि डेल्टा एच का मान तो उसका नेगेटिव होना चाहिए, और जो एंट्रोपी है डेल्टा एस उसका मान क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी जो प्रोडक्ट होता है वो स्टेबल होता है। अतः स्पष्ट है कि किसी संकुल निर्माण में जितनी अधिक ऊष्मा निकलती है उस संकुल का स्थायित्व उतना अधिक होता है। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड की एनर्जी जितनी कम होगी वह उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो जाएगी, और उस कंपाउंड का क्या हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं कि AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस आयन के लिए पदवार स्थायित्व स्थिरांक का मान क्रमशः 7.7 इंटू 10⁻³ तथा 2.1 इंटू 10⁻³ है। तो समग्र स्थायित्व की मान की गणना करते हैं अगर अपन, ठीक है, तो क्या होता है कि Ag प्लस NH3 क्या बनता है, AgNH3 प्लस K1 की वैल्यू कितनी है इसकी, 7.7 इंटू 10⁻³। ठीक है, और K2 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी, 2.1 इंटू 10⁻³ दे रखी है। ठीक है, तो अगर अपन समग्र स्थायित्व स्थिरांक की बात करें, इसकी बीटा एन की बात करते हैं तो दोनों का गुणनफल होगा बीटा एन, तो K1 इंटू K2। ठीक है, दोनों को गुणा कर लेते हैं, 7.7 इंटू 10⁻³ इंटू 2.1 इंटू 10⁻³ तो क्या आता है, 1.6 इंटू 10⁻7 के बराबर आता है। नेक्स्ट अपनी मेथड है एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड कंपोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब है कि स्थायित्व स्थिरांक को ज्ञात करने की जो मेथड है वो है, ठीक है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, जॉब मेथड्स भी हैं और जेरम मेथड्स भी आएगी। ये दोनों मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के अंदर अल्टरनेटली एक पूछी जाती हैं। पहली है अपने डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन के संकुल का संगठन ज्ञात करने की मेथड। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे जॉब मेथड, जिसे अपन जॉब की लगातार परिवर्तन विधि भी कहते हैं। ठीक है, इसे जॉब ने 1929 में विकसित किया। ये विधि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर विधि का वेरिएशन है। ठीक है, इस विधि से किसी संकुल का संगठन या आणविक सूत्र ज्ञात करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूले फाइंड आउट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जो कंसेप्ट है उसी के ऊपर बेस्ड मेथड है। अर्थात इस मेथड को अपन यू संकुल का संगठन और उसका आणविक सूत्र याद करने में करते हैं। अर्थात धातु लिगेंड का अनुपात याद कर सकते हैं कि किसी भी जो कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने लिगेंड है और कितने मेटल सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है। यह विधि ऐसे विलीनों में काम आती है जहाँ केवल एक ही संकुल का निर्माण हो। ठीक है, इस विधि द्वारा किसी संकुल का संगठन ज्ञात करने के लिए धातु व लिगेंडों की भिन्न भिन्न सांद्रता के 10 विलयन तैयार करते हैं। कितने, अपन अलग अलग कंसंट्रेशंस के मेटल और लिगेंड के कॉम्प्लेक्स के जो अलग अलग 10 सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, जिनमें विलयन की कुल सांद्रता स्थिर रहती है। ठीक है, मतलब वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, अपन केवल मेटल और लिगेंड की जो कंसंट्रेशन है उनके अंदर
चेंज करते रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया कि वॉल्यूम तो सब 10 जितने भी सैंपल 10 हैं, 10 के अंदर 10 ml उसका वॉल्यूम है। अब अपन उसके केवल और केवल क्या धातु की सांद्रता और लिगैंड की सांद्रता ही परिवर्तन करते हैं, ठीक है। अतः विलयन की कुल सांद्रता कितनी है? Cm प्लस Cl बराबर C। अतः Cm है धातु आयन की सांद्रता और Cl है लिगैंड की सांद्रता। अब जो अपन ने 10 सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड किए हैं, ठीक है, उनकी अपन सांद्रताएं देख लेते हैं कि पहला जो सॉल्यूशन है उसमें धातु की सांद्रता 0 है, केवल लिगैंड ही है। दूसरा सॉल्यूशन में धातु की सांद्रता 1 हो गई, ठीक है, और लिगैंड की सांद्रता 9, ठीक है। ऐसे ऐसे करते हैं अपन लास्ट तक 10 सॉल्यूशन तैयार करते हैं। 10 सॉल्यूशन के अंदर धातु की सांद्रता 9 होगी और लिगैंड की सांद्रता कितनी है? 1 होती है, ठीक है। अब प्रत्येक विलयन का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से अपन ऑप्टिकल डेंसिटी अर्थात अधिकतम अवशोषण ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अब ज्ञात प्रकाशीय घनत्व तथा लिगैंड की मोल भिन्न एम बराबर Cl/Cl के मध्य ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। अब ऑप्टिकल डेंसिटी में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर जब इस सॉल्यूशंस को रन करवाते हैं, ठीक है, तो कितनी लैम्डा मैक्स की वैल्यू इसने एब्जॉर्ब की है, ये प्रैक्टिकली अपन ये वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से, ठीक है। कि अब अपन इसका अगर ऑप्टिकल डेंसिटी और Cl/C के बीच में अगर अपन ग्राफ खींचते हैं तो क्या आता है, देखते हैं कि अपन को एक पैराबोलिक बेल शेप के अंदर कर्व मिलता है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस, ठीक है। अपन एक एक पॉइंट मिलता है जहाँ पर जो सॉल्यूशन है मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस को शो करता है। माना निर्मित संकुल क्या है? mln है, तो n क्या होगा यहाँ पर? Cl/Cm, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में c का भाग दे दें अपन, पहले अपन ने इक्वेशन देखी थी, ठीक है। अगर ये वाली देख लीजिए Cm प्लस Cl बराबर C, अगर अपन C का भाग देते तो क्या होगा? Cm/C प्लस Cl/C बराबर C/C क्या होती है? 1 के बराबर, ठीक है, यूनिट होती है। अब क्या होगा? Cl बराबर C क्या है यहाँ पर? mf है, ठीक है। तो 4 से वैल्यू अगर अपन 3 में रखें तो क्या होगा? Cm/C प्लस mf, ठीक है, जो अपन ने इक्वेशन 2 से अपन ने निकाली थी, mf है तो mf 1, तो या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि Cm/C बराबर 1 माइनस mf, ठीक है। वापस से देख लीजिए एक बार, पहली इक्वेशन थी अपनी Cm प्लस Cl बराबर C, दूसरी अपन ने निकाली इक्वेशन कि एल एन बराबर क्या है? Cl/Cm है, ठीक है। और यहाँ पर mf क्या है? अपन ने जो ऑप्टिकल डेंसिटी मोल बिन का फॉर्मूला है वो क्या है? यहाँ पर Cl/C है, ठीक है। तो अपन ने पहले वाले इक्वेशंस के अंदर C का भाग दे दिया, ठीक है, C का भाग दिया। और दूसरे वाले इक्वेशन से समीकरण 4 से अगर अपन देखें Cl/C बराबर mf है, अपन ने पहले देखा है मोल भिन्न के वैल्यू, तो अपन 4 से Cl/C की वैल्यू किस में? 3 में रख देते हैं, ठीक है। 3 में रखते हैं तो क्या आता है? Cm/C बराबर प्लस mf बराबर 1 के बराबर आती है, ठीक है। C/C यहाँ पर कांस्टेंट हो गई, सी दोनों की कंसंट्रेशन क्योंकि जो ओवरऑल कंसंट्रेशन है वो इक्वल है, वॉल्यूम जो है वो बराबर था, ठीक है। या फिर अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं Cm/C बराबर 1 माइनस mf, ठीक है। अब है कि समीकरण 4 में 5 का भाग दें, समीकरण 4 के अंदर अगर अपन 5 का भाग दें तो क्या होगा? देखिए Cl/C इंटू संख्या 5 की जो वैल्यू जो रिवर्स हो जाएगी, तो C/Cm बराबर mf/1 माइनस mf, तो C से C कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो लास्ट के अंदर जो वैल्यू आएगी क्या आएगी? Cl/Cm बराबर mf/1 माइनस mf, और Cl/Cm अपन ने n के बराबर माना था, ठीक है। तो n बराबर क्या हो गया? mf/1 माइनस mf, ठीक है। उपरोक्त सूत्र से अपन n का मान ज्ञात कर लेते हैं, जिसके लिए mf का मान ग्राफ की सहायता से अपन ज्ञात करते हैं। n है, n का मान mln में रखने पर अपन संकुल का अणुसूत्र ज्ञात कर सकते हैं, और n का जो मान है वो अपन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के द्वारा ज्ञात करते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी को डिनोट करता है ये। और हर एक जो कंपाउंड है, हर एक जो लिगेंड है, हर एक ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, उसकी जो एब्जॉर्बेंस की जो लैम्डा है वो अलग अलग होती है, ठीक है। ये एक फिक्स कंपाउंड फिक्स फ्रीक्वेंसी की ही लैम्डा मैक्स को एब्जॉर्ब करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी को एब्जॉर्ब करता है। तो ग्राफिकली अपन उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके अगर अपन इसकी वैल्यू को n की वैल्यू को फॉर्मूले में लिखें
तो अपन उसके सॉल्यूशंस के अपन जो कंपोजिट कंपाउंड बना है उसका अणुसूत्र अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब हैं इसकी सीमाएं। जो विधि की जो सीमाएं हैं वो हम अपने अगले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे, तथा उसके साथ साथ अपन संकुल का स्थायित्व इस तरह ज्ञात करने की जो मेथड है जेरम विधि, वो भी अपन अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।